तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, वी आर बेसिकली टॉकिंग अबाउट रिग्रेशन नाउ। ठीक है, रिग्रेशन इन दी वेरी बेसिक सेंस क्या है कि भाई मेरे पास ना अब जो टेस्टिंग हो रही है, जो हाइपोथेसिस कर रहा हूँ, अभी तक मैं हाइपोथेसिस कर रहा था, अब मैं मूव कर रहा हूँ प्रिडिक्शन की तरफ। ठीक है, अब मैं एक्चुअली प्रिडिक्ट करूंगा। ठीक है, कंसेप्ट बेसिकली द सेम, हाइपोथेसिस ही कर रहा हूँ, उसी की टेस्टिंग कर रहा हूँ, बट एक प्रॉपर फॉर्मेट में, जिससे मेरी हाइपोथेसिस और ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है बेसिकली। ठीक है, so that is the basic part of regression. ठीक है, तो just give me a second, let me share the screen and everything. ठीक है, तो कल हमने चीज को कवर कर लेते, टेस्ट हमारे पूरे हो गए थे, है ना। हाँ। ठीक है, तो अब रिग्रेशन इज बेसिकली मैं प्रिडिक्शन की तरफ मूव कर रहा हूँ। ठीक है, सो पहला एग्जांपल लेते हैं कि मैं किस चीज का एग्जांपल लेने वाला हूँ। ठीक है, मैं टोटल बिल के बेसिस पे उसकी टिप्स को प्रिडिक्ट करने वाला हूँ। ठीक है, कि भाई टोटल बिल की जो वैल्यू है उसके बेसिस पे कि भाई ये बंदा कितनी टिप छोड़ सकता है, उसको प्रिडिक्ट करने वाला हूँ। ठीक है, अब मैं पहले हाइपोथेसिस वगैरह कर रहा था कि टिप्स टोटल बिल बढ़ रहे हैं, टिप्स बढ़ रही हैं, क्या रिलेशन है, क्या रेशियो है, ये सब के बारे में बात करी, है ना। अब इस सारी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे एक रिग्रेशन मॉडल बनाते हैं हम। ठीक है, रिग्रेशन मॉडल होता क्या है, रिग्रेशन मॉडल होता क्या है कि भाई जो भी मैंने ये चीजें सीखी, इन सबको कंबाइन करके एक सिंगल फ्रेमवर्क टाइप चीज बना रहा हूँ, एक सिंगल कोड बना रहा हूँ। ठीक है, जो कि इन सभी चीजों के बेसिस पे हाइपोथेसिस खुद भी खुद कर लेगा। ठीक है, उसको टेस्ट भी खुद कर लेगा, टेस्ट का कॉन्फिडेंस भी खुद निकाल लेगा, और फिर भाई मेरे को इन दी एंड प्रिडिक्शन देगा, प्रिडिक्ट कर पाएगा चीजों को। ठीक है, क्योंकि अगेन मैंने बताया कि सब कुछ कैलकुलेटेड प्रिडिक्शन होती है। अब ऐसे हाथ देख के तो बता नहीं रहा मैं किसी का क्या होने वाला है ना। कैलकुलेशन होती है। अब सारी कैलकुलेशंस मैंने आपको पढ़ा दी है अभी तक। ठीक है, कैलकुलेशंस वाला पार्ट यहाँ पे खत्म हो जाता है। ठीक है, डेफिनेटली थोड़ी बहुत कैलकुलेशंस बचती हैं अभी भी, वो हम करेंगे। बट जो मेजर कंपोनेंट्स अगर मैं कहूँ, जैसे पाइथन के केस में हमने लाइब्रेरीज पे जाने से पहले, सॉरी ऊप्स पे जाने से पहले सारे कंपोनेंट्स पढ़े थे, लूप्स, स्टेटमेंट, कंडीशनल स्टेटमेंट्स, वेरिएबल्स, ये सारे कंपोनेंट्स पढ़े थे, है ना। तो ये जो अभी तक हमने पढ़ा, दीज आर बेसिकली द कंपोनेंट्स फॉर एआई। ठीक है, एआई वाले पार्ट के लिए कंपोनेंट्स है, एआई के लिए यू कैन से मशीन लर्निंग के लिए कंपोनेंट्स है ये। ठीक है, इन सभी कंपोनेंट्स को मिला के वी मूव टुवर्ड्स मशीन लर्निंग। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव इन्फ्रेंशियल दोनों मिला के। ठीक है, बेसिकली है ये पूरा स्टैट्स का ही पार्ट। ठीक है, इसको दो पार्ट्स में भी इसलिए डिवाइड किया जाता है ताकि एक तो सबसे पहले आपको इसको ग्रास्प करना इजी हो जाए, कि आपके पास ये हो कि भाई चलो डिस्क्रिप्टिव हो गई मेरी, इन्फ्लुएंशियल बची है, तो इसलिए इसको डिवाइड कर दिया जाता है, वरना ये सिलेबस कॉन्टिन्यूस ही होता है। और आप देखोगे डिस्क्रिप्टिव से इन्फ्लुएंशियल में जब हमने स्विच किया, तो बहुत ज्यादा चीजों को डिफरेंस आया नहीं, उसी की कंटिन्यूएशन ही हुई, है ना। तो एक्चुअली पूरा स्टैट्स का पार्ट होता है, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, मतलब मैंने ही डिवाइड किया हुआ है इसको दो पार्ट्स में। ठीक है, यूजुअली इसको स्टैट्स के अंदर पढ़ा दिया जाता है, मैंने इसको दो पार्ट में से डिवाइड किया हुआ है, क्योंकि एक तो आई कैन इंट्रोड्यूस सम मिडवे प्रोजेक्ट जो हमने डिस्क्रिप्टिव के टाइम पे किया था, है ना, तो मैं वो इंट्रोड्यूस कर सकता हूँ उससे। दूसरा, बच्चों को समझने में इजियर हो जाता है कि भाई ये डिस्क्रिप्टिव है, ये इन्फ्लुएंशियल है। और डिस्क्रिप्टिव का मैंने बताया भी था कि ये डाटा को डिस्क्राइब करने के काम आती है, इन्फ्लुएंशियल में हम डेटा से इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, डेटा के बेसिस पे हम प्रिडिक्शन कर रहे हैं, है ना। और देखोगे अगर तुम इन्फ्लुएंशियल का जब पार्ट चल रहा है, भाई हाइपोथेसिस पे आ गए हैं, हाइपोथेसिस बेसिकली प्रिडिक्शन, उसकी प्रिडिक्शन कर रहे हैं, उसको टेस्ट कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, है ना। तो ये मेरा पार्ट होता है बेसिकली, इन्फ्लुएंशियल का ये मतलब होता है। ठीक है, आओ आओ बैठो। तो बेसिकली इन्फ्लुएंशियल का यही मतलब होता है। ठीक है, अब लास्टली इसको हम कनेक्शन कर रहे हैं बेसिकली प्रॉपर प्रिडिक्शंस के साथ। अभी तक हम हाइपोथेसिस कर रहे थे। ठीक है, हाइपोथेसिस और प्रिडिक्शन में डिफरेंस यही है कि भाई जब मैं हाइपोथेसिस कर रहा होता हूँ ना, तो मेरे पास एक मैंने प्रिडिक्शन करी है, मैं उसके बारे में श्योर नहीं हूँ बिल्कुल भी, तो मैं उसको टेस्टिंग वगैरह करता हूँ, सब कुछ करता हूँ। ठीक है, एंड ये सब करने के बाद आई कैन मेक अ कॉन्फिडेंट प्रिडिक्शन। ठीक है, एक अच्छे कॉन्फिडेंस वैल्यू के साथ कुछ भी चीज प्रिडिक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, जल्दी जल्दी आओ बैठो।
15 का है। अच्छा। बैठ जाओ जल्दी जल्दी। हाँ, तो अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, वी आर बेसिकली टॉकिंग अबाउट रिग्रेशन नाउ। ठीक है, अब हम इन्फ्लुएंशियल स्टैट्स से एमएल की तरफ ट्रांजिशन करने वाले हैं। ठीक है, अब हम इन्फ्लुएंशियल स्टैट्स से एमएल की तरफ ट्रांजिशन कर रहे हैं, रिग्रेशन के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, मैंने अब तक ये बताया कि भाई रिग्रेशन इज कि अब जैसे मैं हाइपोथेसिस कर रहा था, उसकी टेस्टिंग कर रहा था। हाइपोथेसिस कि मेरे को क्या लग रहा है ना। अब जो मेरे को लग रहा है उसकी टेस्टिंग करके, उसके डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल्स को टेस्ट करके वी आर मूविंग टुवर्ड्स एक्चुअल प्रिडिक्शंस। अब हम प्रिडिक्शंस की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो उसी में जो सबसे पहला मेरा टॉपिक आता है दैट इज रिग्रेशन। ठीक है, रिग्रेशन कुछ भी नहीं है, एक बेसिकली देखो, अब जो इन्फ्लुएंशियल स्टार्ट था उसमें जो हमने हाइपोथेसिस टेस्टिंग करी या फिर जितने भी टेस्ट करे अलग अलग, या फिर उससे पहले हाइपोथेसिस बिल्डिंग वाला पार्ट किया था, जितना भी पार्ट किया था, सारा मैथमेटिकल फॉर्मुलाज थे, कॉन्फिडेंस वगैरह के इंटरवल्स वगैरह, सब कुछ मैथमेटिकल फॉर्मुलाज थे, है ना। तब रिग्रेशन इज बेसिकली उन मैथमेटिकल फॉर्मुलाज को मैंने कंबाइन करके एक फाइनल स्ट्रक्चर दे दिया, एक फाइनल फॉर्मुला दे दिया है। ठीक है, और अब मेरा रिग्रेशन का फॉर्मुला इतना स्ट्रांग है कि भाई ये रिलायबली प्रिडिक्ट कर सकता है चीजों को। ठीक है, तो ये मेरा बेसिक आइडिया होता है रिग्रेशन का। ठीक है, अब मैं इस पॉइंट पे तो बोल रहा हूँ कि मेरा रिलायबली प्रिडिक्ट कर सकता है, बट एक्चुअली रिग्रेशन भी बहुत ज्यादा अच्छे से प्रिडिक्शन कर नहीं पाता है। रिग्रेशन इज बेसिकली स्टार्टिंग ऑफ प्रिडिक्शन। ठीक है, मैं प्रिडिक्ट करना यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। जैसे मैं हाइपोथेसिस करना स्टार्ट कर रहा था, उसके बाद फिर टेस्टिंग थी अलग अलग, है ना। तो अभी मैं यहाँ से प्रिडिक्शन करना स्टार्ट कर रहा हूँ। एंड जो प्रॉपर प्रिडिक्शन वाला पार्ट रहता है पैटर्न मैचिंग के थ्रू या फिर किसी भी तरीके के थ्रू, वो हम एमएल के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे इंट्रोडक्शन आ जाता है प्रिडिक्शन का। ठीक है, सो पहला पार्ट हमने बात करी रिग्रेशन के बारे में। ठीक है, आगे चल के हम रिग्रेशन के पार्ट्स भी पढ़ेंगे। उसके लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, दो पार्ट होते हैं। ठीक है, कौन सा कब यूज होता है, कैसे यूज होता है, वो सब भी पढ़ेंगे। ठीक है, बट बेसिक फिलहाल अभी रिग्रेशन करेंगे। ओके, जो हमारा आज का एग्जांपल हम ले रहे हैं, पहले तो हम टिप्स वाला डेटा सेट को यूज कर रहे हैं। ठीक है, और जो हमारा प्रिडिक्शन का मॉडल हम डिजाइन कर रहे हैं, दैट इज कि भाई टोटल बिल की जो वैल्यू है उसकी बेसिस पे मैं प्रिडिक्शन करूंगा टिप की। ठीक है, एक इस तरीके से मॉडल को डिजाइन करेंगे कि भाई अगर मैं उसे टोटल बिल की वैल्यू दूं, वो मेरे को बता पाए कि इसके ऊपर टिप कितनी मिल सकती है मुझे। करिए पॉइंट, मेरे पास डाटा सेट है ऑलरेडी कि टोटल बिल के ऊपर टिप्स कितनी मिली हुई है, उनके बेसिस पे हम एक प्रिडिक्शन मॉडल बनाएंगे। ठीक है, फॉर नाउ हम उसको प्रिडिक्शन करवाएंगे नहीं। ठीक है, क्योंकि अभी तक उससे प्रिडिक्शन करवा पाना थोड़ा सा कंसेप्ट और चाहिए प्रिडिक्शन करवाने के लिए। ठीक है, मॉडल डिजाइनिंग का बेसिकली हम पार्ट समझेंगे। ओके, नहीं नहीं, इसी में कर लो, कोई इश्यू नहीं है। इन्फ्लेशन सेट पूरी इसी में कवर होगी, एमएल के लिए फिर नहीं बनाएंगे। ठीक है, तो दिस इज मेन गोल। अब रिग्रेशन के बारे में बताया, और इसके अलावा क्या बताना है।
हाँ। अब कुछ वर्ड्स के बारे में पहले जान लेते हैं, ठीक है। जैसे हम इन्फ्रेंशियल से एमएल की तरफ बढ़ेंगे, या फिर अभी मॉडल वगैरह के टाइम पे भी कुछ वर्ड्स है, कुछ टर्मिनोलॉजीज है जिसके बारे में हमें जानना काफी जरूरी है, क्योंकि आगे चल के उन्हीं का यूज होने वाला है, ठीक है। कोड के अंदर भी उन्हीं का यूज होता है, तो मैं उनका मतलब बता देता हूँ पहले होता क्या है, ठीक है। सबसे पहला वर्ड आता है मेरे पास, फिटिंग। फिटिंग, FITTING, ठीक है। फिटिंग, इसका बेसिकली मतलब होता है कि भाई मैं अपने जो मॉडल है उससे प्रिडिक्शन करवा रहा हूँ बेसिकली, ठीक है। व्हेन आई फंक्शन भी होते हैं, डॉट फिट करके कॉल करता हूँ, ठीक है। तो उसका बेसिकली मतलब होता है कि भाई मैं प्रिडिक्शन करवा रहा हूँ उससे, ठीक है। सॉरी, प्रिडिक्शन वाला पार्ट, उसको ट्रेन कर रहा हूँ। ट्रेनिंग वाला पार्ट आता है पहले, ठीक है। फिटिंग प्रिडिक्शन ट्रेनिंग कर रहा हूँ, ठीक है। कि भाई मैं उसे अभी सिखा रहा हूँ कि टोटल बिल इतना हो रहा है तो इतनी टिप मिल रही है, तो इसके बीच में रिलेशन ढूंढना बता रहा हूँ उसे। ट्रेनिंग ऑफ मॉडल है बेसिकली फिटिंग का मतलब, ठीक है। कि भाई मेरे पास टोटल बिल और टिप्स का एग्जांपल लो, अगर मैं, मेरे पास टोटल बिल का कॉलम है, टिप्स का कॉलम है। अब मैं अपने मॉडल को ये चीज सिखा रहा हूँ कि भाई टोटल बिल में ऐसा क्या क्या देखना है जिसकी वजह से मैं टिप्स के साथ एक रिलेशन फाइंड कर पाऊँ, पैटर्न फाइंड कर पाऊँ। एंड जब भी मेरे को फिर टोटल बिल मिले बिना उसकी टिप की वैल्यू के, तो मैं उसकी टिप की वैल्यू प्रिडिक्ट कर पाऊँ पैटर्न के बेसिस पे, ठीक है। एक सिंपल सा एग्जांपल मैंने आपको पहले भी दिया था, मुझे यहाँ पे भी वैलिड है कि भाई मेरे पास 5 साल से जनवरी में सेल्स बढ़ रही है, तो छठे साल भी जनवरी में सेल्स बढ़ने का चांसेस है। दिस इज बेसिकली मैंने अपने आप को ट्रेन किया, मैंने डेटा देखा 5 साल का, मैंने एक पैटर्न नोटिस किया, उस पैटर्न के बेसिस पे मैंने प्रिडिक्शन कर दी, ठीक है। मशीन लर्निंग भी सेम चीज करती है, ठीक है। डीप लर्निंग भी सेम चीज करती है, एआई भी सेम चीज करता है, ठीक है। अब इसी को, ये पैटर्न ढूंढवाने वाले काम को, अब मैं बैठ के पैटर्न ढूंढूंगा नहीं। अभी तो चलो डेटा सेट हमारे 200 300 रोज के ही हैं, डेटा सेट हमारे एक्चुअली बहुत बड़े बड़े होते हैं, है ना। उनके ऊपर बैठ के मैन्युअली तो पैटर्न ढूंढूंगा नहीं। तो अपने मॉडल से इन पैटर्न्स को फाइंड आउट करवाना है फिटिंग, ठीक है। FITTING, या फिर आप फिट भी लिख लो सिर्फ, मतलब फंक्शन का नाम फिट होता है, ठीक है। पहला तो ये टर्म है। दूसरा टर्म मेरे पास आता है कोएफिशिएंट्स का, ठीक है। दूसरा टर्म आता है मेरे पास कोएफिशिएंट्स का। कोएफिशिएंट वो वाली वैल्यू होती है जिसकी बेसिस पे प्रिडिक्शन की जाती है, ठीक है। अब जैसे टोटल बिल और टिप्स का एग्जांपल लिया हुआ है मैंने, है ना। जब मैं मॉडल को ट्रेन कराऊंगा तो उसको क्या सिखाऊंगा कि भाई टोटल बिल में ऐसा क्या है जो टिप ये हो रही है, ये सिखाऊंगा उसे, ताकि मैं टोटल बिल आगे दूं, ताकि वो टिप प्रेडिक्ट कर पाए। तो जो कोएफिशिएंट है ना, वो भाई कौन सी वैल्यू मैं उसे सप्लाई करने वाला हूं। इस केस में कोएफिशिएंट क्या होगा, दोबारा समझाता हूं। मेरे पास जब मैं फिटिंग करवा रहा हूं, जब मॉडल की ट्रेनिंग कर रहा हूं, तो मेरे पास दो कॉलम्स है, मतलब ओवरऑल दो ही कॉलम्स है, एक टोटल बिल का और एक टिप्स का। अब मैं अपने मॉडल को सिखा क्या रहा हूं, अपने मॉडल को मैं ये सिखा रहा हूं कि भाई टोटल बिल का जो कॉलम है उसके अंदर कुछ ऐसे पैटर्न ढूंढो जिसकी वजह से तुम टिप्स के साथ उसका रिलेशन बना पाओ, मतलब बता पाओ कि भाई हाँ ये पैटर्न अगर हो रहा है तो टिप इतनी हो रही है ना। पैटर्न ढूंढवा रहा हूं। अब जब मैं उसे नया टोटल बिल की वैल्यू दूंगा, तो वो उन पैटर्न के बेसिस पे बता पाएगा कि टिप कितनी हो सकती है इस पे, है ना। इतना समझ आया, ठीक है। अब जो सेकंड टर्म मैंने बोला कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट क्या होता है, कोएफिशिएंट वो वाली वैल्यूज होती हैं जो मैं उसे सप्लाई करने वाला हूं जिसमें वो पैटर्न ढूंढेगा। तो अगर मैं अपने टिप्स वाले डेटा सेट की बात करूं, तो टिप्स वाले डेटा सेट में टोटल बिल और टिप्स दो कॉलम है, इनमें से कोएफिशिएंट क्या हुआ, टोटल बिल, ठीक है। समझ आया क्यों, कोएफिशिएंट इज जिसके बेसिस पे वो प्रिडिक्शन करेगा, ठीक है। जो वैल्यू में उसे सप्लाई करने वाला हूं जिसके जिसके मतलब आंसर में वो प्रिडिक्शन करेगा, ठीक है। या फिर इसको और बेटर तरीके से एक डेफिनेशन देने के लिए यू कैन से कि जिसके अंदर वो पैटर्न ढूंढ रहा है। अब टिप्स के अंदर तो पैटर्न नहीं ढूंढेगा वो, है ना। टोटल बिल और टिप्स दे रखा है, टिप्स के अंदर पैटर्न ढूंढने का पॉइंट नहीं है, टिप्स के अंदर रिलेशन ढूंढेगा वो, पैटर्न तो वो टोटल बिल के अंदर ढूंढेगा, है ना। तो उसको टोटल बिल बिकम्स माय कोएफिशिएंट, ठीक है। ये दो सबसे यूजफुल चीजें होती हैं, दो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं व्हेन यू आर ट्रेनिंग एनी मॉडल और यूजिंग इट टू प्रिडिक्ट एनीथिंग, ठीक है। मशीन लर्निंग में, डीप लर्निंग में आगे चल के हम यही चीजें ही यूज करने वाले हैं, ठीक है। इनके नाम बेशक से थोड़े से अपग्रेड होते चले जाएंगे, ठीक है। मल्टीफिट वगैरह आता है, बट इन दी एंड चीजें वही है, ठीक है। तो दो तो ये टर्म्स हो गए, और आपको अब जैसे कोएफिशिएंट होता है कि कौन सी वैल्यू में उसे कौन सी वैल्यू में वो पैटर्न ढूंढ रहा है ना। एक और टर्म आता है मेरे पास, प्रिडिक्टर्स, ठीक है। प्रिडिक्टर्स, अब उस वैल्यू में जो पैटर्न्स ढूंढ रहा है
उन पैटर्न्स को मैं कहता हूं प्रिडिक्टर्स। ठीक है, प्रिडिक्टर्स आर बेसिकली ऐसी पैटर्न्स, ऐसे सिंबल्स, ऐसे रिलेशंस जिनके बेसिस पे मैं प्रिडिक्शन कर रहा हूं। ठीक है, मैं टोटल बिल के बेसिस पे तो प्रिडिक्शन नहीं कर रहा ना, कि भाई टोटल बिल में कोई वैल्यू है उसके बेसिस पे प्रिडिक्शन कर रहा हूं, वो नहीं कर रहा मैं। इस चीज को समझना कि टोटल बिल में से मैं पैटर्न ढूंढ रहा हूं, उन पैटर्न्स के बेसिस पे मैं प्रिडिक्शन कर रहा हूं। तो टोटल बिल इज माय कोएफिशिएंट, जो पैटर्न्स मैंने ढूंढे दोस आर माय प्रिडिक्टर्स। ठीक है, और फिर आंसर जो आता है, जो फाइनली उसने वो आंसर निकाला टिप का, उसे मैं बोल रहा हूं प्रिडिक्शन, प्रिडिक्टर्स, प्रिडिक्शन। ठीक है, मैं मार्कर लेके आता हूं, एक मिनट देना। हाँ जी, क्या सपोज करना है बताओ। हाँ जी, हाँ हाँ, हम्म, ठीक है, ये पैटर्न्स हुए। हाँ, दीज आर द प्रिडिक्टर्स। ठीक है, टोटल बिल जो था मेरा कॉलम, टोटल बिल का जो कॉलम हुआ, ठीक है, एग्जांपल में दिस इज माय कोएफिशिएंट। ठीक है, इसमें से मैंने सबसे पहले पैटर्न्स निकाले, पैटर्न्स निकाले, पैटर्न्स आर माय प्रिडिक्टर्स। ठीक है, इन पैटर्न्स के बेसिस पे मैंने टिप्स की वैल्यू निकाली, इन पैटर्न्स के बेसिस पे मैंने टिप्स की वैल्यू निकाली। सो टिप की वैल्यू इज माय प्रिडिक्शन। सो दिस इज माय प्रिडिक्शन। इतना समझ आया? इतना इजी था। ठीक है, अब द पॉइंट इज कि भाई मैंने इन दी एंड अगर मैं इस प्रोसेस को इग्नोर करूं तो मैं ये बोल सकता हूं मैं टोटल बिल के बेसिस पे प्रिडिक्शन किया है। ये तो प्रोसेस हुआ कि कैसे किया, मैं इन दी एंड ये बोल सकता हूं कि मैंने टोटल बिल के बेसिस पे, कोएफिशिएंट के बेसिस पे प्रिडिक्शन किया। वो बेसिस क्या है, कैसे है, वो सब अलग चीज है। इन दी एंड मैं ये बोल सकता हूं। ठीक है, तो मतलब अब टोटल बिल में कुछ ऐसा है जिसके बेसिस पे टिप की वैल्यू मैं फाइंड कर पा रहा हूं। ठीक है, तो जब टोटल बिल के अंदर ऐसा है कुछ जिसके बेसिस पे मैं टिप की वैल्यू फाइंड कर पा रहा हूं, मैंने एक बार वो पैटर्न्स वगैरह नोट कर लिए, तो मैं पुराने वाले जो जिनके पास मेरे पास टोटल बिल और टिप्स की वैल्यू ऑलरेडी प्रेजेंट है, उनके ऊपर भी सेम पैटर्न अप्लाई करके देख सकता हूं। समझ आ रही है वैल्यू, मतलब सब वैल्यू कह रहा हूं, समझ आ रहा है कंसेप्ट क्या बोल रहा हूं मैं, कि भाई मैंने एक बार अपना प्रिडिक्शन वाला जो पैटर्न थे, ये प्रिडिक्टर्स थे, ये ढूंढ लिए। ठीक है, अब प्रिडिक्टर्स तो पैटर्न है, उसको डेटा से थोड़ा फर्क पड़ रहा है, तो ज्यादा पैटर्न्स है ना। अब अगर इन पैटर्न्स को मैं पिछले वाले डेटा पे ही लगा दूं, जो मेरे पास टोटल टिप्स का डेटा है जिसके ऊपर मैंने ट्रेनिंग करवाई है मॉडल की, और मैं उसी के ऊपर लगा दूं, अगर मैं उसी के ऊपर लगा दूं तो भाई उसे टोटल बिल के हिसाब से टिप बतानी चाहिए, है ना। मान लो मेरे पास 10 रोज थी, 100, 10, 220 ऐसे करके पूरा पैटर्न था एक प्रोडिक्शन का, राइट। ठीक है, अब मैं उसने पैटर्न ढूंढा इस पे। ठीक है, अब पैटर्न ढूंढ के डेटा सेट का काम मेरा खत्म हो जाता है, मेरे पास पैटर्न है ना। इन पैटर्न्स को अगर मैं सेम उस डेटा सेट पे रन करूंगा तो भाई टोटल बिल की मैं सिर्फ वैल्यू दूं तो टिप की वैल्यू से बतानी चाहिए, बताएगा। ठीक है, अब जो मेरे मॉडल ने प्रिडिक्ट करी है टिप्स की वैल्यू, उसको मैं एक्चुअल जो टिप्स की वैल्यू थी उससे कंपेयर कर सकता हूं, मेरे को पता लग जाएगा मेरा मॉडल कितना सही हो रहा है, कितना गलत हो रहा है। तुम समझ रहे हो, ये होता है मेरा एक्यूरेसी मैट्रिक्स, इसे कहते हैं, जब मैं ये जो प्रोसेस है इसको कहता हूं एक्यूरेसी मैट्रिक्स। ठीक है, ये मैं क्यों यूज करता हूं, ये मैं यूज करता हूं कि भाई मैंने मॉडल को ट्रेन तो कर लिया, अब वो प्रिडिक्शन कर रहा है, मेरे पास तो वेरीफाई करने का तरीका नहीं है ना उसे कि भाई प्रिडिक्शन सही कर रहा है नहीं कर रहा है। तो जिस डेटा के ऊपर मैंने उसे ट्रेन किया है उसी के ऊपर मैं उस पर प्रिडिक्शन करवा के देख लेता हूं कि भाई मेरे पास ऑलरेडी डेटा है, वो डेटा तो सही है, मैं उस पर प्रिडिक्शन करूंगा, और उसने जो टिप की वैल्यू मेरे डेटा में वही दी तो मेरा मॉडल एकदम बढ़िया काम कर रहा है, और उसने अलग दी तो मेरा मॉडल में दिक्कत है कुछ, है ना। इसी कंसेप्ट को कहते हैं एक्यूरेसी मैट्रिक्स। ठीक है, अब
जो मैंने कंसेप्ट बताया इसमें ना थोड़ा सा मैंने लीनियंट होकर कंसेप्ट बताया है। एक्चुअली मैं सेम डेटा के ऊपर वर्क नहीं करता हूँ, ठीक है। ये वाला कंसेप्ट वैसे तो आप मशीन लर्निंग में जाके पढ़ते हैं, बट अभी बता देता हूँ। हमने डेटा को ना 80-20 में स्प्लिट कर लेता हूँ, ठीक है। मतलब 80% अलग कर लिया, 20% अलग कर लिया। 80% के ऊपर अपने मॉडल को ट्रेन करता हूँ, 20% के ऊपर अपने मॉडल को टेस्ट करता हूँ। क्योंकि अगर मैं जिस मॉडल डेटा के ऊपर मैंने अपने मॉडल को ट्रेन किया है उसी के ऊपर टेस्ट करूंगा, तो भाई उस केस में तो 100% एक्यूरेसी दे देगा। समझ रहे हो ना मेरी बात? एक्यूरेसी मैट्रिक्स क्या होती है, या फिर जो मैंने अभी बताया एक्यूरेसी मैट्रिक्स क्या होती है? बेसिकली सिंपल सा कंसेप्ट है कि भाई मैंने डेटा था, उस पर अपना मॉडल ट्रेन किया। अब जब मेरा मॉडल ट्रेन हो गया तो उस मॉडल को वापस उसी डेटा के ऊपर टेस्ट कर रहा हूँ। टोटल बिल की वैल्यूज के हिसाब से अपने मॉडल से प्रिडिक्शन करवा रहा हूँ। अब टिप मान लो 10 थी और मेरा मॉडल 20 दे रहा है, तो डिफरेंस है। टिप 20 थी, मेरा मॉडल 20 ही दे रहा है, तो ठीक है। इसके बेसिस पे मेरे को पता लगेगा कि भाई मेरा मॉडल कितना सही है कितना गलत है, ठीक है। और उसके हिसाब से अगर बहुत ज्यादा गलत आंसर दे रहा है तो मैं अपने मॉडल में ट्विक्स करके उसको अचीव करूंगा एक्यूरेसी अच्छी खासी, है ना। ये होती है एक्यूरेसी मैट्रिक्स, ठीक है। अब इसकी मैं बताया कि भाई मैंने जब ये बोला ना कि जिस डेटा के ऊपर मैंने ट्रेन किया अपना मॉडल उसी के ऊपर टेस्ट कर रहा हूँ, तो ये थोड़ा बोलने में गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि मैं एक्चुअली उसी डेटा के ऊपर टेस्ट नहीं कर रहा। जो मेरा ओरिजिनल डेटा था, मान लो 100 रोज थी, तो उसमें से 80 अलग निकालूंगा फॉर ट्रेनिंग, जिसके ऊपर मेरा मॉडल सीखेगा। और जो बची हुई 20 रोज है उनके ऊपर वो टेस्ट होएगा। एक्चुअली इस तरीके से होता है, ठीक है। ये वैसे तो मशीन लर्निंग का कंसेप्ट है, इसको हम ट्रेन टेस्ट स्प्लिट कहते हैं, ठीक है। आगे चल के हम पढ़ेंगे इसके बारे में भी, ये भी करेंगे, ठीक है। बट ये बेसिकली इस तरीके से होता है, ठीक है। अभी के लिए अगर आपको एक्यूरेसी मैट्रिक्स का कंसेप्ट समझना है तो आप इस तरीके से समझ सकते हो कि भाई जिस डेटा पे ट्रेन किया उसी डेटा पे हम उसको वापस टेस्ट कर लेते हैं, ताकि हमारे पास एक्यूरेसी आ जाए कि भाई मेरा मॉडल सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। समझ आया ये वाला पार्ट? ठीक है, ये भी हो गया। अब और क्या बचा है? ठीक है, तो अब एक्चुअल मैथ्स पे आते हैं। ये तो थ्योरी वाला पार्ट हुआ, ठीक है। अब जब मैं एक मॉडल पे वर्क कर रहा हूँ, मैंने बार बार रिग्रेशन मॉडल का नाम ले रहा हूँ। एक मॉडल है ये, जब मैं इस पे वर्क कर रहा हूँ तो इसको ना सिग्निफाई करने के लिए तो मैथमेटिकल इक्वेशन होती है, दैट इज सिंपली टिप। मतलब इसी एग्जांपल के हिसाब से मैं मैथमेटिकल इक्वेशन लिख रहा हूँ। हर एक एग्जांपल के हिसाब से मैथमेटिकल इक्वेशन में वेरिएबल्स चेंज होते हैं, ठीक है। टिप इक्वल्स बीटा जीरो प्लस बीटा वन ऑफ टोटल बिल। अभी समझाऊंगा क्या होता है, प्लस ई, ठीक है। ये होता है मेरा मैथमेटिकल फॉर्मूला, ठीक है। हाँ, प्लस नहीं है, ब्रैकेट में है। मतलब बीटा वन ऑफ टोटल बिल कहते हैं इसे। ई कोएफिशिएंट होता है, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, सिंपल सिंपल आपका डॉट करके यूज हो जाता है, फंक्शन होता है। फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। जो समझा रहा हूँ कि एक्चुअली वो फंक्शन वर्क कैसे कर रहा है, ठीक है। अब इसके अंदर हमें ना दो वैल्यूज निकालनी पड़ती हैं सबसे पहले, ठीक है। उनको मैं सिंपली सिंपली एक्स एंड वाई कहता हूँ, ठीक है। एक्स क्या होता है मेरा? एक्स इज माई कोएफिशिएंट, ठीक है, ठीक है। एंड वाई इज माई प्रिडिक्शन, ठीक है। मेरे को क्या प्रिडिक्ट करना है, किसके बेसिस पे प्रिडिक्ट करना है, ठीक है। एक्स और वाई क्या होंगे इसमें? क्या? बीटा जीरो कोएफिशिएंट क्यों होगा? मैंने क्या बताया कि एक्स इज कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट समझाया था कि जिसके बेसिस पे मैं प्रिडिक्शन कर रहा हूँ। वाई इज प्रिडिक्शन, जिसको मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूँ, है ना। तो एक्स क्या होगा? मैं किसके बेसिस पे प्रिडिक्शन कर रहा हूँ? टोटल बिल के बेसिस पे। तो मैं इस फॉर्मूला को बी वन की जगह पे ऐसे लिख सकता हूँ, बीटा जीरो प्लस बीटा वन ऑफ एक्स प्लस ई,
लिख सकता हूँ, टिप को वाई लिखेंगे, सिंपली इसको मैं वाई लिख लूंगा। समझ आया? सिंपल सा कंसेप्ट है। ये मेरा बनता है एक्चुअल मॉडल का फॉर्मूला जो मैं मॉडल में एक्चुअली दूंगा। ठीक है, क्योंकि प्रिडिक्शन कर रहा हूं, बाय मैंने प्रिडिक्शन बोला, कुछ सॉल्व करके प्रिडिक्शन आएगी, कुछ सॉल्व करके प्रिडिक्शन आ रही है। समझ आया? और उस सॉल्व जब मैं उस चीज को कर रहा हूं तो उसमें एक मेरा वेरिएबल होगा जिसके बेसिस पे वो चीज सॉल्व हो पा रही है, उसमें एक मेरा वेरिएबल है जिसके बेसिस पे वो चीज सॉल्व हो पा रही है। सिंपल है ना? काफी सिंपल है। ठीक है, यही बेसिकली मेरा मॉडल का सेटअप होता है। ठीक है, इसको मैं ये नहीं बोलूंगा कि ये रिग्रेशन है या फिर लॉजिस्टिक है, या मॉडल का नाम नहीं दूंगा इस बार मैं इसे, डिसीजन ट्री है, जो भी मॉडल्स होते हैं। ठीक है, नाम नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि ये ना किसी मॉडल के लिए फॉर्मूला नहीं है, ये फॉर्मूला किसी मॉडल का नहीं है, ये मॉडल के सेटअप का फॉर्मूला है। मॉडल की सेटअप का फॉर्मूला का मतलब क्या हुआ कि इस फॉर्मूला के थ्रू मैं पाइथन को सिर्फ और सिर्फ ये बताता हूं कि भाई मैं किस चीज को यूज करने वाला हूं, क्या चीज प्रिडिक्ट करने के लिए। इसका मेन काम सिर्फ एक्स और वाई की वैल्यू अपने पाइथन को देना है। ठीक है, प्रिडिक्शन और जो मॉडल वगैरह होता है वो सब अभी भी अलग है, तो मॉडल वगैरह की वैल्यूज होंगी वो सब अभी भी अलग है। ठीक है, मॉडल का जो फॉर्मूला है सब कुछ अलग होता है। इसका काम सिर्फ इतना होता है कि भाई पाइथन को बता दो किसके बेसिस पे क्या प्रेडिक्ट करना है। ठीक है, एक्स और वाई की वैल्यू पाइथन को दे पाना होता है। ठीक है, क्योंकि पाइथन में जब मैं रिग्रेशन में या मशीन लर्निंग में कुछ भी काम कर रहा हूं तो एक्चुअल ये नहीं चलती कि भाई टिप्स है या टोटल बिल है। पाइथन को नहीं पता टोटल बिल क्या होता है, पाइथन को नहीं पता टिप्स क्या होता है ना? वो तो नंबर जानता है सिर्फ। तो ये फॉर्मूला यूज होता है इन वेरिएबल्स को प्रॉपर इंटीजर नंबर्स में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, ताकि पाइथन समझ पाए हो क्या रहा है। बड़ा पॉइंट, इसको मैं सिंपल सिंपल मॉडल सेटअप बोलता हूं। ठीक है, ये फॉर्मूला निकालने का कंसेप्ट जो है, ठीक है, जो प्रोसेस है इस प्रोसेस को मॉडल सेटअप बोलता हूं। ठीक है, मैथमेटिकली इतना ही है। वैसे तो रिग्रेशन का जो प्रॉपर मैथ्स होती है, रिग्रेशन की जो सॉल्विंग होती है वो भी इसका पार्ट होता है, बट उस वाले पार्ट में मत जाओ। ठीक है, यूज वगैरह का नहीं है वो इतना ज्यादा। ठीक है, क्योंकि आपको स्टैटिस्टिकल एनालिसिस नहीं करना है, आपको एक्चुअली मशीन लर्निंग सीखनी है ना? तो उसमें उसकी मैथ्स की नीड नहीं है। ठीक है, हमारा ये हो गया। अच्छा हाँ, इसमें एक चीज और बता देता हूँ। इसमें हाँ, जो बीटा वन होता है ना, ये बीटा वन होता है, दिस इज कॉल्ड एक्सपेक्टेड इंक्रीज। ठीक है, कि जो टोटल बिल है इसमें अगर $1 बढ़ रहा है तो टिप का कितना डॉलर बढ़ रहा है। समझ पा रहे हो कि भाई टोटल बिल 160 का था। ठीक है, टिप उस पर $16 की मिली मान लो। ठीक है, 160 के बिल पे $16 की टिप मिल रही है। अब बीटा वन क्या है? एक एक एग्जांपल हो लेते हैं। मान लो 170 का बिल हुआ, इस पे $70 की टिप मिली। सिंपल सा एग्जांपल लिया है, एक्चुअली में इतना सिंपल होता नहीं है ना? तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हर $10 पे $1 यहाँ पे बढ़ रहा है, ये हो रहा है। ठीक है, तो बीटा वन विल बी 1/10। समझाया क्यों? क्योंकि हर $10 यहाँ पे बढ़ने पे $1 यहाँ पे बढ़ रहा है, तो 0.1 है मेरा बीटा भी यहाँ पे। समझाया कि यहाँ पे $1 बढ़ने पे यहाँ पे कितने डॉलर बढ़ रहे हैं। ठीक है, या फिर इसको अगर मैं प्योर मैथमेटिक्स से मैं बोलूं तो मेरे कोएफिशिएंट में 1 यूनिट बढ़ने से प्रिडिक्शन में कितने यूनिट का फर्क आएगा। ठीक है, हमारे इस वाले केस में जो मैंने ये एग्जांपल लिया इसमें 0.1 का फर्क आ रहा है। अगर 61 होएगा तो यहाँ पे 16.1 हो जाएगा, है ना? दिस इज बीटा वन। ठीक है, बस ये वाला पार्ट होता क्या, बीटा जीरो एक्चुअल वैल्यूज होती है। बीटा जीरो 16-17 का जो प्रॉपर एरे है वो होता है। और हाँ, ई का नाम भी बता देता हूँ, इसको मैं इंटरसेप्ट बोलता हूँ। इस कॉल्ड इंटरसेप्ट।
कोफिशिएंट तो ये हुआ, कोफिशिएंट से निकलने वाली एक वैल्यू, मतलब सॉरी कोफिशिएंट कह रहा था, कांस्टेंट, कांस्टेंट वर्ड गलत बोल दिया, कांस्टेंट होता है ये, ठीक है, नॉर्मल एक नंबर होता है, ठीक है। ये बेसिकली मेरा यूज होता है जब मॉडल मेरा गलत हो रहा हो उसको सही करने के लिए। बेसिकली आप इसको प्लस माइनस एरर भी बोल सकते हो, एरर को हैंडल करने के लिए यूज किया जाता है इसे, ठीक है। बहुत ज्यादा मैथ्स में जाओगे तो इसकी डेरिवेशन भी होती है, बट ठीक है। अब देखो मैं पेन टिप्स वाला डेटा सेट यूज करेंगे, सिंपल, मैं टिप्स वाले डेटा सेट को लोड कर लूंगा यहाँ पे, कर लिया ना, मेरा वाला चल रहा है, क्या हो गया, कनेक्ट नहीं हुआ, कनेक्टिंग आ रहा है, ठीक है, लोड हो गया। अब हमें अपना सबसे पहले रिग्रेशन मॉडल को इंपोर्ट करना है, जिसको यूज करके मैं प्रिडिक्शन करूंगा, ठीक है। तो आई विल डू import stats models होता है डॉट एपीआई एज अच्छा, ठीक है। स्टैट्स मॉडल का एपीआई यूज किया मैंने, मतलब स्टैट्स मॉडल बेसिकली पाइथन के अंदर ना लाइब्रेरी है जिसके अंदर ऑलरेडी मेरे मॉडल सारे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो मेरे को अलग से ट्रेन वगैरह करने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, बस मैं अपने डेटा सेट पे उसे अपडेट कर लूंगा, ठीक है। तो दिस इज, हाँ, स्टैट्स मॉडल्स, हम्म, क्या डॉट एपीआई एक फंक्शन है, बेसिकली देखो इसका अगर तुम स्ट्रक्चर के बारे में बात करोगे ना, तो एक मेन फंक्शन होता है, ठीक है, और उसके बाद सारे मॉडल्स, मॉडल देखो एक्चुअल में मॉडल कोई कोड नहीं है, मॉडल इज अ प्रॉपर बाइनरी फाइल, ठीक है। तो मेरे पास एक मेन फाइल है जिसके अंदर एक एपीआई का फंक्शन है, उस एपीआई के फंक्शन को यूज करके मैं ना कोई भी बाइनरी फाइल को यूज कर सकता हूँ, समझ रहे हो। मान लो मेरे पास 15-20 इमेजेस है, अब मेरे को नहीं पता उन इमेजेस का क्या नाम है, कैसे स्टोर्ड है, वो कहाँ स्टोर्ड है ना। तो मैंने एक कोड लिख दिया सिंपल सा, उसमें मैं इमेज का नंबर देता हूँ और वो उस इमेज को फेच करके दिखा देता है मेरे को। तो एपीआई बेसिकली वो है। तुम अगर सिर्फ डॉट एपीआई नहीं लिखोगे, एज एस एम लिखोगे, तो नीचे जब भी तुम यूज करोगे तो एस एम डॉट एपीआई करके यूज करना पड़ेगा, लो डॉट एपीआई तो लगाना ही पड़ेगा, फंक्शन है ना वो, वरना तुम मॉडल का नाम ही कॉल नहीं कर पाओगे कि कौन सा मॉडल यूज करना है हमें, ठीक है। तो क्या, अब मैं अपने एक्स एंड वाई डिफाइन करूंगा क्योंकि मेरे को पैटर्न को वही बताना पड़ता है सबसे पहले, ठीक है। अब इसमें ना देखो, वैसे तो आप एक्स स्मॉल कैपिटल वाई स्मॉल कैपिटल कुछ भी ले लो, डजंट मैटर, ठीक है। बट एक जो स्टैंडर्ड है दैट इज एक्स हमेशा कैपिटल होता है, वाई हमेशा स्मॉल होता है, ठीक है। मैं उसी हिसाब से लिख रहा हूँ। अब देखो लिटरली वेरिएबल्स है ये, फर्क नहीं पड़ता आप स्मॉल ले रहे हो कैपिटल ले रहे हो, ठीक है। एक्स मेरा होगा टोटल बिल, है ना, और वाई मेरा होगा टिप, ठीक है, ठीक है। स्मॉल है, हाँ इसके अंदर मैं कांस्टेंट ऐड कर दूंगा, ठीक है। और देखो जो प्लस ई वाला पार्ट है ना, वो ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो एस एम डॉट कांस्टेंट टू, अरे ये क्या हुआ, अच्छा मैंने कंट्रोल एक्स कर दिया, सॉरी, ठीक है। अब मैंने इसमें इंटरसेप्ट डाल दिया, समझाया, प्लस ई वाला पार्ट दे दिया इसको, है ना, क्लियर। अब इसकी ट्रेनिंग करते हैं,
मतलब देखो एक्चुअल में ट्रेनिंग नहीं कर रहा हूँ मॉडल की, मॉडल मेरा ट्रेंड है, उसको बस अपने डेटा से अवेयर कर रहा हूँ। बट इन दी एंड जो फंक्शन है वो ट्रेन वाला ही यूज होता है, ठीक है। बहुत लिटरल टर्म्स में अगर मैं बोलूँ तो हाँ मैं एक मॉडल ट्रेन कर रहा हूँ, बट एक्चुअली मैं सिर्फ अपने मॉडल को अपने डेटा से अवेयर कर रहा हूँ, ठीक है। इसको फाइन ट्यूनिंग कहा जाता है एआई के टर्म्स में, बट अभी के लिए आप ये मान लो कि मैं मॉडल को ट्रेन करूंगा, ठीक है। तो आई विल डू मॉडल इक्वल टू sm डॉट ols, ठीक है। ओएलएस मॉडल का यूज कर रहा हूँ। ओएलएस का ओएलएस का मतलब होता है ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर्स, ठीक है। ये एक मेरा रिग्रेशन मॉडल है, लीनियर रिग्रेशन का मॉडल है, ठीक है। काफी सिंपल टर्म्स में ये प्रिडिक्शन करने के कैपेबल है, ठीक है। अब अगर आप इसका मैथ समझना चाहोगे तो इसकी पूरी डेरिवेशन होती है, ठीक है। बट तुम सिर्फ इसको इस तरीके से समझ लो कि भाई ये स्क्वायर स्क्वायर करते हुए वर्क करता है चीजों पे, ठीक है। हर एक वैल्यू का स्क्वायर करते हुए चीजों पे वर्क करता है, ठीक है। इसको मैं अपने एक्स और वाई दोनों प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। अब देखो इक्वेशन में पहले वाई देते हैं बाद में एक्स देते हैं, ठीक है ना। विपिन फिर से बैठ जाओ, ठीक है। जो इक्वेशन है उसमें पहले वाई देते हैं बाद में एक्स देते हैं, है ना। इसमें भी सेम तरीके से पहले मैं वाई दूंगा बाद में एक्स दूंगा। अरे यार कंट्रोल एक्स कर दो बार बार, सॉरी, ठीक है। तो पहले वाला इज द पार्ट जिसको मेरे को प्रिडिक्ट करना है, और सेकंड पार्ट इज द जिसके बेसिस पे प्रिडिक्ट करना है, ठीक है। अब बस मैं इसके साथ डॉट फिट का फंक्शन रन कर दूंगा फॉर ट्रेनिंग, ठीक है। कि मेरे को इन वैल्यूज के बेसिस पे ट्रेनिंग करना था मॉडल, ठीक है। समझ आया। अब मॉडल की ट्रेनिंग के बाद वी कैन सिंपली डू प्रिंट कर लेते हैं, ऐसे नहीं लिखते, नहीं मॉडल को प्रिंट नहीं करेंगे। मॉडल एक्चुअली जो है मेरा वो एक बाइनरी फाइल बनती है, तो वो प्रिंटेबल नहीं होती। मॉडल डॉट समरी कि भाई ट्रेनिंग के बाद क्या रिजल्ट आया इसका, ठीक है। अब आप लोगों को पता है कि कोलैब में आप मॉडल डॉट समरी वैसे भी लिख दोगे तब भी चल जाएगा, है ना। इसको रन कर लेंगे। हाँ इट विल टेक अ लिटिल टाइम, देखो नॉर्मल से ज्यादा थोड़ा टाइम लेता है ये, बट मेरे पास यहाँ पे मेरे मॉडल की समरी आ गई। बात करेंगे अभी सबके बारे में, मेरे को पढ़ने दो आई किया है ताकि समझा पाओ आपको। हाँ ठीक है। अब इसके अंदर सबसे पहले तो कई सारे आपको ऐसे नाम दिख रहे होंगे जो आपको ऑलरेडी पता है, अगर आपने आउटपुट को पढ़ा है, अगर आपने आउटपुट को पढ़ लिया पूरा तो कई सारे तो ऐसे नाम दिख रहे होंगे जो आपको ऑलरेडी पता है। स्टैटिस्टिकल वाले कई सारे नाम है क्या। अरे यार आउटपुट आया ना, इसमें देख लो कौन कौन से हो, तो मैं बता ही दूंगा, खुद पढ़ के तो देखो कि समझ आ रहा है कुछ की नहीं, मैं समझाऊंगा तो मैं हुई। आज को में दिक्कत है, ये नहीं देखना, सिर्फ ये देखो कि भाई मैंने काफी सारे कंसेप्ट पढ़ाए हुए हैं तुम्हें, है ना। उसमें से कौन कौन से नाम तुम्हें यहाँ पे दिख रहे हैं, ये देखना है सिर्फ। वो क्या दिक्कत है क्या नहीं हो सकता मैं बताऊंगा ही। मेथड अभी तो बताया, ओएलएस की फुल फॉर्म क्या है। डिटो टाइम तो कि किस पे मॉडल ट्रेन हुआ है वही है।
रेसिडुअल्स। बेसिकली डीएफ रेसिडुअल्स का मतलब होता है कि जो मेरा डेटा था जिसके ऊपर मेरा मॉडल ट्रेन हुआ है उसमें से कितना यूजेबल था, कौन सा उसने छोड़ दिया जिसको यूज नहीं किया उसने मॉडल ट्रेनिंग के लिए। मतलब टोटल था 244 रोज थी, उसने 242 रोज यूज कर लिए, दो में उसे कुछ दिक्कत लगी तो उसने वो छोड़ दिया। नहीं नहीं, हाँ थोड़ा बहुत अलग हो सकता है क्योंकि मॉडल, अब देखो जब मैं एमएल में जा रहा हूँ तो प्रिडिक्शन बेस्ड होता है, तो हर बार सेम रिजल्ट नहीं आएगा। नहीं, एक तो मॉडल ट्रेन नहीं हुआ इसका। अरे एक तो मेरे में भी आ रहा है, डीएफ मॉडल में तो एक ही आ रहा है मेरे में भी, इसका मतलब ये नहीं है एक पे मॉडल ट्रेन हुआ है, एक मॉडल ट्रेन हुआ है, एक रो पर मॉडल ट्रेन नहीं हुआ। मॉडल ट्रेन हुआ है 242 रोज पे, जो रेसिड्यूल वाला है। नहीं, रेसिड्यूल वाली यूज करी क्या? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन लिखा है 244, मेरे पास टोटल रोज थी, 242 उसने यूज कर लिए, दो छोड़ दिए हैं, मतलब आपके में एक ही छोड़ी होगी, कोई इश्यू नहीं है, बेसिकली सेम चीज है। ठीक है, डीएफ मॉडल का मतलब है उसने एक मॉडल ट्रेन कर लिया है। ठीक है, हाँ क्या होता है, एक मॉडल उसने ट्रेन कर लिया है। ठीक है, अब कोवेरियंस टाइप इज नॉन रोबस्ट। ठीक है, मतलब जो उसके पास डेटा था वो बहुत ज्यादा वेरिएबल नहीं था, बहुत ज्यादा वेरिंग डेटा नहीं था, वेरिंग डेटा नहीं था, वेरी नहीं कर रहा था बहुत ज्यादा डेटा। कोवेरियंस याद है, कोरिलेशन एंड कोवेरियंस के टाइम पे रिलेशनशिप ऑफ डेटाबेस के बारे में पढ़ा था, वही बता रहा है कि नॉन रोबस्ट है, मतलब बहुत ज्यादा वेरिंग डेटा नहीं है। ठीक है, आजकल वगैरह ये इधर वाला पार्ट छोड़ देंगे, ये सारा एमएल के टाइम पे हम सीखेंगे ही। ठीक है, नीचे आओ, यहाँ पे उसने कोएफिशिएंट, स्टैंडर्ड टी वैल्यू और 25% और मतलब फ्रंट टेल बैक टेल बताइए बेसिकली। ठीक है, फ्रंट टेल बैक टेल बताइए उसने। ठीक है, अब इसमें क्योंकि मैंने एक कांस्टेंट डाल दिया था एरर फिक्स करने के लिए, मैं ना कांस्टेंट वाली वैल्यूज पे फोकस करता हूँ फॉर माय मॉडल की एक्यूरेसी जानने के लिए। ठीक है, मतलब एक्यूरेसी वैसे आगे हम फाइंड करेंगे, बट अभी जो समरी के अंदर एक्यूरेसी है उसके बारे में। ठीक है, सो अगर मैं देखूं स्टैंडर्ड वगैरह सब कुछ छोड़ो, लास्ट में आओ। ठीक है, 0.25 मतलब लास्ट के 2.5% और बाकी के 97.5%। ठीक है, दो वैल्यू कहाँ चल दिए, कहाँ चल दिए, डॉक्यूमेंट आ रहे हैं। ठीक है, ठीक है, तुम बेसिकली देखो इसके अंदर लास्ट में तुम्हें 0.975 लिखा दिख रहा है बीच वाली रो में, है ना, दैट इज कि 95% एक्यूरेसी वाला कितने रिजल्ट आए हैं उसके पास। ठीक है, ये वैल्यू मेरी 1 से ऊपर जा रही है, मतलब उसके पास मैक्सिमम रिजल्ट 95% एक्यूरेसी वाले आए हैं। अब 95 की बोल रहा हूँ क्योंकि भाई टेल्स होती हैं, डेटा टेल्स के बारे में याद है ना, डेटा टेल्स पढ़ाई थी। अब टेल एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो जब इसने यहाँ पे ढाई दिया, 0.25 दिया ना, 0.025, इसको मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा, ये ढाई बनेगा, उसने 2.5% की टेल एज्यूम करी है। तो जब उसने 2.5% की टेल एज्यूम करी है, तो जो 97.5% की एक्यूरेसी, मतलब 97.5% का कॉन्फिडेंस उसने दिया, उसके अंदर भी 2.5% की टेल होती है। तो इसलिए मैं 95% की एक्यूरेसी बोल रहा हूँ, सॉरी एक्यूरेसी बार बार बोल रहा हूँ, 95% का कॉन्फिडेंस बोल रहा हूँ। ठीक है, काफी अच्छी खासी बड़ी वैल्यू है इसकी, तो उसके पास 95% का कॉन्फिडेंस है मॉडल को लेके। ठीक है, बाकी नीचे आपकी बेसिक स्टैट्स वाली वैल्यू होती है, डिस्क्रिप्टिव वाली, वो सिर्फ डेटा को डिस्क्राइब कर रही है, उसका कुछ एज सच मीनिंग नहीं बनता। ठीक है, क्लियर है, बेसिक आइडिया हमें मिल गया, हमारा मॉडल ट्रेन हो गया, हमारा मॉडल इससे ट्रेन हुआ है। ठीक है, अभी थोड़ी क्लास चल रही है, 5 मिनट रुक जाओ। हाँ, ठीक है, हमारा मॉडल इससे बेसिकली ट्रेन हो गया। ठीक है, स्टैट्स में बहुत ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है, बाकी अगर आप जो हर एक कंसेप्ट ऑलमोस्ट मैंने पढ़ाई रखा है, आप जाके उसे टेस्ट करोगे, क्रॉस मैच करोगे, तो आप हर एक वैल्यू का क्या मतलब है डिफर कर सकते हो। हाँ, इधर वाली मैं बोलता रहा हूँ, राइट हैंड साइड वाला पैनल पूरा का पूरा छोड़ दो, वो एमएल वाला पार्ट आता है।
अच्छा ओमनीबस, ओमनीबस बेसिकली आपका प्रोबेबिलिटिकल स्टैटिस्टिक्स होता है, जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ाया था ना, उसमें पार्ट आता है, ठीक है। इसका बेसिक मतलब ये होता है कि भाई ऐसी कौन सी रोज थी जिसके कुछ भी यूज नहीं कर पाया मैं, मतलब मॉडल बता रहा है कि ऐसी कितनी रोज थी जिसका मैं कुछ भी यूज नहीं कर पाया। ऊपर जो आपने यहाँ पे 2 रोज तो उसने छोड़ी दी, जो पढ़ी ही नहीं, ठीक है। और जो उसने डेटा पढ़ा, आउट ऑफ दिस 242 रोज, 20.185, मतलब अब उसके बाद तो इंटीजर में जाती है वैल्यूज, तो वो पॉइंट में आती है वैल्यूज, बट ऑलमोस्ट 20-21 रोज ऐसी थी जिसका उसको कुछ पैटर्न ढूंढने में यूज नहीं हो पाया, मतलब उनके बेसिस पे कोई पैटर्न बना नहीं पाया वो। हाँ, उसने छोड़ दी, ठीक है। हाँ, ये नोट बेसिकली सिर्फ मेरे मॉडल का नोट है, इसका मेरे मॉडल से कुछ लेना देना नहीं होता। जो मैं OLS मॉडल यूज कर रहा हूँ ना, उसका नोट है ये, ठीक है। इसमें बेसिकली ये स्टैंडर्ड एरर assume that the covariance matrix of the errors is correctly specified, ठीक है, कुछ नहीं है, ठीक है। मेरा मॉडल यहाँ पे ट्रेन हुआ है, ठीक है। इससे प्रिडिक्शन मैंने बोला था हम नहीं करवा पाएंगे, ठीक है। प्रिडिक्शन करवाने के लिए हमें और कंसेप्ट्स की भी जरूरत होती है, ठीक है। बट इसमें हम एक विजुअल चेक कर सकते हैं। हाँ, इसमें हम एक विजुअल चेक कर सकते हैं, ठीक है। विजुअल चेक करने के लिए मैं रिग्रेशन प्लॉटिंग करूंगा, विजुअल चेक करूंगा, मतलब ग्राफ बना के चेक करूंगा कि भाई मेरा मॉडल सही से प्लॉट हो गया या नहीं हुआ, सॉरी ट्रेन हो गया या नहीं हुआ। उसके लिए मेरे पास एक नई तरीके की प्लॉटिंग आती है जिसको मैं कहता हूँ रिग्रेशन प्लॉटिंग। ये रिग्रेशन मॉडल्स हैं, लीनियर रिग्रेशन के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। तो मेरे पास एक नई तरीके की प्लॉटिंग आती है, रिग्रेशन प्लॉटिंग। एक मिनट रुकना, मैं उनको बोलता हूँ। हाँ, रिग्रेशन प्लॉटिंग, ठीक है। यहाँ पे दिस इज द पॉइंट वेयर योर मैटप्लोट्लिब रुक जाता है। मैटप्लोट्लिब के पास इतनी कैपेबिलिटीज नहीं है आप आगे प्लॉट कर पाने की, ठीक है। जो अब हमें चार्ट्स वगैरह चाहिए, मैटप्लोट्लिब के पास वो कैपेबिलिटी नहीं है उन्हें प्लॉट कर पाने की, तो हम फाइनली C1 के चार्ट्स पे मूव करते हैं। काफी सारे हो सकते हैं, कई सारे हैं जो नहीं हो सकते। जैसे देखो मैटप्लोट्लिब पे ना हम ज्यादा इसलिए क्योंकि वो हमको कंट्रोल बहुत अच्छा देता है चार्ट के ऊपर। मैं एक ही चार्ट के अंदर मतलब मल्टीपल चार्ट्स कंबाइन करना है, कुछ भी करना है, वो सब कर सकता हूँ। C1 उतना अच्छा कंट्रोल नहीं देता क्योंकि वो बहुत कॉम्प्लेक्स चार्ट्स के ऊपर वर्क कर रहा है, तो जितना ज्यादा कंट्रोल देगा उतना ज्यादा चार्ट ब्रेक होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। इसलिए हम काफी सिंपल चार्ट्स प्लॉट करवाते हैं, मतलब दिखने में सिंपल, बट एक्चुअली जो उसको प्लॉट करने के लिए मैथ लगती है वो कॉम्प्लेक्स होती है। मैटप्लोट्लिब दिखने में थोड़े कॉम्प्लेक्स चार्ट बनाता है, बट उनके पीछे की मैथ बहुत सिंपल है, ठीक है। सिमिलरली जो मेरा ये C1 है, दिस इज जो दिखने में थोड़े से सिंपल लगते हैं बट मैथ कॉम्प्लेक्स है, वो वाले चार्ट्स के लिए यूज करते हैं ऐसे, ठीक है। सिंपल सा एक कोड ब्लॉक डाल लूंगा, डाल राइट इंपोर्ट cbon एज SNS, ठीक है। वैसे तो मैंने ऊपर इंपोर्ट कर ही रखा था, मैंने ऊपर इंपोर्ट कर रखा है, मेरे को नीड ही नहीं है। इसी में से तो मैंने टिप्स लोड किया था ना, हाँ SNS की तरह मैंने इंपोर्ट कर रखा है, तो मेरे को दोबारा यूज नहीं है, ठीक है। आई विल डू SNS डॉट रिच प्लॉट, ठीक है, REGPLOT, रिग्रेशन प्लॉटिंग, ठीक है। तो इसका नाम तो किस वाला, ठीक है। अब इसके अंदर भाई जब मैं रिग्रेशन की बात कर रहा हूँ, कोफिशिएंट और प्रिडिक्शन दूंगा। कोफिशिएंट x से दिया जाता है, कोफिशिएंट मेरा क्या है, टोटल बिल, टोटल अंडरस्कोर बिल, यही है आई गेस, हाँ, ठीक है। और मेरा y है टिप एंड df इक्वल्स df, कि भाई df का नाम क्या है, डेटा फ्रेम, ठीक है। सॉरी, डेटा इक्वल टू df, क्योंकि df तो वेरिएबल हुआ ना, इसके अंदर डेटा है, हाँ, ठीक है, ठीक है। सिंपल समझ आया, हाँ। इसका मतलब कि भाई डाटा का वेरिएबल दे रहा हूँ अपने C1 को, उसके अंदर मैं पूरा पूरा अपना टेबल दे रहा हूँ। यहाँ पे मैंने x और y सिर्फ देख रहे हो स्ट्रिंग दी है, एक्चुअल डेटा नहीं है वो,
C1 कैसे काम करता है कि भाई वो इन कॉलम्स को निकालेगा इस डेटा में से और उसको सीधा कॉलम नहीं दे सकता। पॉइंट को रन करेंगे, टिप्स लिख दिया है, कॉलम का नाम टिप है। या हाँ, अरे फाइल का नाम टिप्स है, उसके अंदर जो कॉलम है उसका नाम टिप है। जो मेरी प्रॉपर फाइल है जिसमें टोटल बिल वगैरह सब कुछ है उसका नाम टिप्स है, डेटा सेट का नाम टिप्स है। ठीक है, ये होता है मेरा रिग्रेशन प्लॉट। देखो दिखने में ऑटोमेटिकली मतलब ऑटोमेटिकली कह रहा हूँ, मैटप्लोटलिब जैसा ही दिख रहा है। ठीक है, दिस इज द रिग्रेशन प्लॉटिंग। ठीक है, तो ये बेसिकली मेरा टोटल बिल और टिप्स के बीच में रिलेशन बता रहा है। ठीक है, जितने भी डॉट्स हैं दैट इज द एक्चुअल वैल्यूज कि भाई जब मतलब $10 का टोटल बिल हो रहा है तो जो टिप्स की वैल्यू है वो 2 3 4 तक जा रही है। देख रहे हो, मतलब किसी भी डॉट को देखो उसके आप कंटेंट मैच करोगे ना तो उतने बिल पे उतनी टिप मिली है। $50 पे, हाँ 10 की, जो लास्ट वाला पॉइंट है उसको अगर आप देख रहे हो तो $50 का बिल था, उस पर $10 की टिप मिली है। ठीक है, डॉट्स आर द एक्चुअल पॉइंट जो मेरे डेटा के पॉइंट्स थे। ठीक है, जो मेरा मेन रिग्रेशन मॉडल है दैट इज इन बिटवीन, जो लाइन और उसकी शेडो दिख रही है ना। अब इसकी में देखोगे कि भाई जो शुरुआत है जहां पे हमें नीचे थोड़ा सा खाली पार्ट दिख रहा है ना, बिल्कुल लेफ्ट कोने में नीचे, वहां पे लाइन से जो शेडो है थोड़ी सी बाउंस बैक बाहर है। फिर वो शेडो अगर तुम बहुत ध्यान से देखो तो पतली हो जाती है, बीच में पतली हो जाती है ना। और फिर जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं दोबारा बड़ी होती है ना। इसका सिंपल सा बेसिक मतलब है कि भाई या तो बहुत जब कम बिल है तब मेरे को टिप्स थोड़ी अच्छी खासी मिल रही है। ठीक है, जो मेरा बीटा जीरो है, बीटा जीरो बीटा वन है जो, वो या तो कम जब वैल्यूज है तब अच्छा है कि भाई, हाँ जब या फिर जब ज्यादा हो जाता है तब अच्छा होता है। तो ये बेसिकली उसने पैटर्न ढूंढ के निकाला है कि इस एरिया में मेरा बीटा वन की वैल्यू अच्छी खासी है। ठीक है, रेशियो अच्छा खासा मिल रहा है मेरे को, बीच में रेशियो ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है, बीच में रेशियो ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है, और फिर आगे जाके रेशियो मेरा फिर बढ़ जाता है। ठीक है, इसको एक तरीके का पैटर्न कह सकते हो आप, ये एक पैटर्न है। ठीक है, क्लियर है, समझाया? ये आपका रिग्रेशन प्लॉट है, लास्ट पार्ट। फिर दिस वाज द लास्ट पार्ट। आज के लिए इतना ही है। ठीक है, अ, एक मिनट रुकना। हाँ, कल आप लोगों की क्लास 3 to 5 है। ठीक है, हाँ तुम तीनों की, तुम तीनों ही होगे जहां तक है, तुम आओगे, उसका में भी है। आगे तुम तीनों की क्लास 3 to 5 है। ठीक है, जितना भी ऐसे हमने हमने इस हफ्ते में आप लोगों ने मिस किया वाला पूरा पार्ट कवर कर लेंगे। नोट्स वगैरह होंगे वो भी ले लेंगे। हाँ मोस्ट प्रॉब्ली हो जाएगा सारा 2 घंटे में, क्योंकि आई गेस 2 या 3 क्लासेस तो मिस करी हैं आपने, है ना। हाँ तो हो जाएगा उतने में, कोई इशू नहीं है। ठीक है, ये समझ आ गया रिलेशन चार्ट, रिलेशन प्लॉटिंग करी हमने। ठीक है, इसमें मेट्रोलिप की तरह लेबलिंग का ऑप्शन नहीं है मेरे पास, ना मेरे पास शो हाइड करने का सेफ फिगर का है। लेबलिंग वगैरह का जो टाइटल वगैरह का ऑप्शन नहीं होते, ये अपने हिसाब से टाइटल वगैरह डाल के देता है। देख रहे हो, मेट्रोलिप में जब हम प्लॉटिंग करते थे एक्सप्लेबल वाई लेबल करते थे ना, कि एक्स पे मेरे को क्या चाहिए वाई पे क्या चाहिए, ये ऑटोमेटिकली करके देता है वो काम। ठीक है, तो ठीक है आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं आप लोगों से, तो कल मिलते हैं। बाकी लास्ट टॉपिक बच गया मेरा इन्फ्लुएंशियल का, जो कि मैं ट्यूसडे को करूंगा। एंड लास्ट टॉपिक बच गया इन्फ्लुएंशियल का,
वो मैं ट्यूसडे को करवा दूंगा। ठीक है, इवेल्युएशन है बेसिकली इसका नाम, कि जो मॉडल मैं ट्रेन कर रहा हूँ उसको इवेल्युएट करने के लिए कि मॉडल मेरा ढंग से ट्रेन हुआ कि नहीं हुआ। अभी तो मैंने सिर्फ पैटर्न ढूंढा है ना गाइस, सुन लो एक बार। अभी सिर्फ मैंने पैटर्न ढूंढा है, ये जो चार्ट भी है सिर्फ पैटर्न बता रहा है, एक पैटर्न कितना सही है कितना नहीं ये नहीं पता मेरे को, है ना। ये चीज पता करने के लिए कंसेप्ट आता है इवेल्युएशन का, मॉडल इवेल्युएशन, वो हम ट्यूसडे को पढ़ेंगे। ठीक है, आज की क्लास के लिए इतना ही है, मिलते हैं आपसे ट्यूसडे को। थैंक यू।